वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 8th चैप्टर और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। अच्छा, कुछ लोगों को प्लेलिस्ट नहीं मिलती कि कहां पर है, डिस्क्रिप्शन कहां पर है। और भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे आप देखोगे टाइटल के नीचे मोर लिखा होगा, वहां आपको क्लिक करना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ भी देखो मोर लिखा है, उस पर क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करके वहां पर आपको क्लास 6 मैथ्स गणिता प्रकाश की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, तो वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 8.2 स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। नाउ लेट अस लुक एट सम बेसिक फिगर्स हैविंग स्ट्रेट लाइंस इन देयर बाउंड्री। तो चलो कुछ बेसिक सी फिगर हम देखते हैं जहां पर उनकी बाउंड्री में स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे यहां देख सकते हो, ये सारे जो शेप आपको दिए हैं इनकी बाउंड्री कैसी है, स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है। व्हाट शेप्स आर दीज, ये शेप कौन से हैं? तो ये वाला, ये और ये तो स्क्वायर है और बीच वाला रेक्टेंगल है। यस, दीज आर अवर फैमिलियर, यानी इसको तो हम जानते हैं कि ये स्क्वायर्स हैं और रेक्टेंगल्स हैं। बट व्हाट मेक्स देम स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, लेकिन वो क्या चीज़ है जो इनको स्क्वायर बनाती है या रेक्टेंगल को रेक्टेंगल बनाती है? कंसीडर दिस रेक्टेंगल ABCD। अब यहाँ ABCD एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, इसको कंसीडर करो। द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर द कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स हैं यानी जो कोने हैं वहां पर लेटर लिखा हुआ है। जैसे ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पर A लिखा है, इधर B, इधर C, इस कॉर्नर पे D। तो ABCD क्या है, इस रेक्टेंगल के कॉर्नर्स हैं। इसी को हम वर्टेक्स भी कहते हैं। लाइंस AB, BC, CD एंड DA आर इट्स साइड्स। तो AB, BC, CD और DA ये क्या है, इस रेक्टेंगल के साइड्स हैं। इट्स एंगल्स आर, अब इसके एंगल कौन से हैं? एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। यानी यहां पर जो बनना है ये एंगल A है, ये वाला एंगल B है, ये एंगल C है और ये एंगल D है। द ब्लू साइड्स AB एंड CD आर कॉल्ड अपोजिट साइड्स। तो ये ऊपर जो ब्लू कलर से साइड बना है AB और नीचे की तरफ जो ब्लू कलर से बना हुआ है ये साइड DC, इनको हम कहते हैं अपोजिट साइड्स, मतलब आमने सामने वाले। जैसे AB हमने ले लिया तो इसके बगल में ये वाला साइड है और इसके बगल में ये वाला साइड है, तो इन साइड को तो हम एडजेसेंट साइड कहेंगे, जो इससे टच में है। यानी ये दोनों साइड आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसी तरह ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में एक दूसरे को टच कर रहा है इस कॉर्नर पे, लेकिन जो टच नहीं कर रहा ये वाला और उसके सामने ये वाला, तो ये अपोजिट साइड्स हैं। एज दे लाई अपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है यानी आमने सामने है। लाइकवाइज इसी तरह से जो AD और BC है ये दूसरे पेयर है अपोजिट साइड्स के, यानी एक तो AB और DC हो गया, ये अपोजिट साइड्स हो गए। इसी तरह से जो AD है और BC है ये एक पेयर अपोजिट साइड्स का हो गया। यानी हम कह सकते हैं रेक्टेंगल के अंदर दो पेयर अपोजिट साइड्स के होते हैं। आमने सामने वाले दो पेयर ऐसे हमको मिलेंगे, एक ऊपर नीचे, एक लेफ्ट राइट, अगर इस तरह से ओरिएंटेशन है तो। रिकॉल दैट इन अ रेक्टेंगल। अब याद करो रेक्टेंगल के बारे में कुछ कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि किस शेप को हम रेक्टेंगल कहेंगे। तो रेक्टेंगल की जो कंडीशन 1 है वो क्या है, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। जो अपोजिट साइड्स है उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो AB और DC ये अपोजिट साइड्स हैं, तो हम कहेंगे AB इक्वल DC। इसी तरह से जो AD और BC है ये अपोजिट साइड्स हैं, तो AD इक्वल BC। एक कंडीशन ये हो गई। कंडीशन नंबर 2 ये है, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D ये सारे के सारे क्या है, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो अगर ऐसा है तो ही उस शेप को हम रेक्टेंगल कहेंगे। एज इन द केस ऑफ रेक्टेंगल्स द कॉर्नर्स एंड साइड्स आर डिफाइंड फॉर अ स्क्वायर इन द सेम मैनर। अब जैसे कि हमने रेक्टेंगल को डिफाइन किया उसके कॉर्नर्स और साइड से, कि रेक्टेंगल में कॉर्नर पे 90 डिग्री बनेगा और अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसी तरह से स्क्वायर को भी हम डिफाइन करते हैं, यानी उसके कॉर्नर और साइड से। अ स्क्वायर सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज। तो स्क्वायर की कंडीशन नंबर 1 है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। यहां पर सारे साइड जो हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यहां सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं। और कंडीशन नंबर 2 क्या है, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। सी द रेक्टेंगल इन फिगर 8.4 एंड द नेम गिवन टू इट। अब ऊपर जो आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है ये 8.4 में, और इसका नाम हमने क्या दिया, ABCD। दिस रेक्टेंगल कैन आल्सो बी नेम्ड इन अदर वेज। अब इसका नाम दूसरी तरह से भी हम रख सकते हैं, यानी जरूरी नहीं कि आप ABCD ही बोलो, आप BCDA, CDAB, DABC, ADCB, DCBA, CBAD एंड BADC, ये इतने अलग अलग नाम इसके हैं, तो कोई सा भी नाम रख सकते हो। सो कैन अ रेक्टेंगल बी नेम्ड यूजिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द लेबल्स अराउंड इट्स कॉर्नर्स। अब ये इतने नाम देख के आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर सारे वही लेटर्स का यूज किए गए हैं जो उसके कॉर्नर पे लिखा है, मतलब वही ABCD का कॉम्बिनेशन है, इधर उधर करके लिखा गया है। तो क्या रेक्टेंगल का नाम लिखने के लिए उसके कॉर्नर पे जो लेटर लिखे हैं
उसी का कॉम्बिनेशन बना के नाम लिख सकते हैं? द आंसर इज नो. फॉर एग्जाम्पल इट कैन नॉट बी नेम्ड एज ABDC और ACBD. नहीं, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते. जैसे ABDC नाम नहीं रख सकते, ACBD नहीं रख सकते. कैन यू सी वॉट नेम्स आर अलाउड एंड वॉट नेम्स आर नॉट? क्या आप देख पा रहे हो कि कौन से नाम अलाउड है, कौन से नहीं है? तो कैसे नाम रखेंगे अब यहां आपको दिया हुआ है. इन अ वैलिड नेम, यानी कौन सा वैलिड नेम होगा, यानी कौन सा नाम रखा जा सकता है. द कॉर्नर्स अकर इन एन ऑर्डर ऑफ ट्रेवल अराउंड द रेक्टेंगल. जो कॉर्नर्स है ना वो एक ऑर्डर में आएंगे. जैसे आप चल के जा रहे हो तो रेक्टेंगल की बाउंड्री पे चल रहे हो, तो जिस ऑर्डर में आपको लेटर्स मिलेंगे उसी ऑर्डर में आपको वो लेटर्स लिखने हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम एनी कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हो. तो चलो अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हम नेमिंग करेंगे. क्या कह रहा है, कोई सा भी कॉर्नर पकड़ लो. जैसे हमने ए ही पकड़ लिया तो एक ऑर्डर में चलो. जैसे आपने कहा चलो हम ऐसे चलेंगे, तो ए से गए कहाँ, बी से आए सी से आए डी, और ये घूम के वापस ए पहुंच गए. तो हम किस ऑर्डर में गए, ए से चले थे, फिर बी गए, बी से सी से फिर डी. अब डी से ए गए, उसको वापस नहीं लिखते क्योंकि ये पूरा सर्किल ही चल रहा होता है. ए से स्टार्ट करे थे ना तो ए पे पहुंच गए, तो बस फिर से हमको ए लिखने की जरूरत नहीं है. इसी तरह से लिखा जाता है, यानी जो कॉर्नर्स पे लेटर लिखे हैं वही लिखेंगे एक ही बार. तो ए से गए बी से सी से डी, तो ABCD ये नाम हो गया. अब दूसरा नाम कैसे हो सकता है कि जैसे हम बी वाला कॉर्नर पकड़ लें, तो बी से गए सी से गए डी से ए, तो BCDA हो गया. सी वाले कॉर्नर से चले तो सी से गए डी से ए से बी, तो CDAB हो गया. अब अगर डी वाले कॉर्नर से चलें तो डी से गए ए से बी से सी से वापस डी, तो DABC हो गया. तो ये 4 नाम हो गए. क्या और भी नाम रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो कई सारे हैं, मतलब टोटल 8 नेम्स आपको दिए हुए हैं, यहाँ तो अभी 4 हुआ है. तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे ए से चले, ए से गए बी से सी से डी, ऐसे, यानी इस तरह से चल रहे थे. जैसे घड़ी चल रही है, घड़ी ऐसे ही चलती है ना क्लॉकवाइज, ऐसे 12 1 2 3 ऐसे करके चलती है. तो इस तरह से चल रहे थे. जैसे बी से स्टार्ट कर लें तो BCDA ऐसे चल रहे थे. ये भी घड़ी वाला शेप है, मतलब क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, यानी घड़ी जैसे चलती है उसका उल्टा. तो ए से जो हम बी गए तो ए से डी भी तो जा सकते हैं. तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी उल्टी घड़ी जैसे चलती है, तो ए से DCBA इस तरह से. तो और दूसरी तरीके से हम नाम इसका रख सकते हैं, तो ADCBA, तो एक नाम क्या हो गया, ADCB. इसी तरह से बी वाले कॉर्नर से हम चल रहे हैं, लेकिन अब उल्टा चलेंगे, बी से ADC, तो BADC हो गया. अगर सी वाला कॉर्नर से स्टार्ट करें तो सी से बी गए, बी से ए से डी, CBAD हो गया. अब डी वाला कॉर्नर पकड़ते हैं लेकिन उल्टा चलेंगे, डी से सी गए, सी से बी से ए, DCBA. तो ये 8 नेम्स पॉसिबल है. एक कॉर्नर पकड़ के एक ऑर्डर में चलते हुए वापस जहां से चले थे वहां पहुंच गए, तो उसका नाम रख दिया जाएगा. अब क्लॉकवाइज चल सकते हो, ऐसे घड़ी चलती है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चल सकते हो. तो ध्यान रखना मेन चीज क्या है यहाँ पर, कि एक ऑर्डर में चलना है, किसी को स्किप नहीं करना है. यानी ऐसा नहीं करना कि ए से बी गए, बी से सी आना था लेकिन डी चले गए, अब डी से सी जा रहे हैं, सी से ए जा रहे हैं. तो ये देखो कौन सा शेप बन गया, ये कोई रेक्टेंगल नहीं बना. यानी अगर मैं ऐसे चलूँ ABCD, तो यहाँ तो रेक्टेंगल बनना है, लेकिन अगर मैं ऐसे चलूँ ए से बी गया, बी से डी गया, डी से सी गया, सी से ए, तो ये तो रेक्टेंगल नहीं बना, ये तो कुछ और ही बन गया. तो जिस ऑर्डर में चलने पे रेक्टेंगल बन जाए उसी ऑर्डर में हम नाम रख सकते हैं. तो यहाँ ऊपर जो आपको दिया था कि ABDC, ये नाम नहीं रख सकते. क्यों नहीं रख सकते, यहाँ पर ये दिक्कत है. देखो ABDC ये ऐसे आ जाएगा, या ये वाला नाम ACBD देख लो, ए से या तो बी जा सकते हो या तो डी जा सकते हो. अब आप पहुंच गए सीधे ए से सी, उसके बाद आए बी से आए डी, तो यहां भी देखो वही हो गया कि रेक्टेंगल नहीं बनना है, ये ऐसे शेप बनना है, तो महिंद्रा का लोगो बन गया. ठीक है, तो आप समझ गए होगे किस तरीके से हम नाम रख सकते हैं, कौन कौन से नाम रख सकते हैं, कौन से नहीं रख सकते. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम फॉर दिस स्क्वायर. तो यहां आपको कुछ नेम दिए हुए हैं, कौन सा इस स्क्वायर का नेम नहीं है ये आप बताओ. तो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो वही चीज लगेगी, क्योंकि स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल ही है. तो पहला नाम है PQSR. चलो देखते हैं, P से गए Q से IS, S से आए R, तो ये क्या बन गया, PQSR. ये ऐसा शेप बन गया है, तो स्क्वायर नहीं है, तो मतलब ये वाला नाम गलत है. बाकी आप वैसे भी देख सकते हो कि एक ऑर्डर में नहीं चले ना हम, P से आए Q के बाद R आना था, R को छोड़ के S पहुंच गए, अब वापस R जा रहे हो तो गलत हो जाएगा. SPQR, S से P गए, P से Q आए, Q से R, हाँ ये स्क्वायर बन जाएगा. RSPQ, R से गए S, S से गए P से आए Q, हाँ ये भी स्क्वायर बन जाएगा. QRSP, QRSP, हाँ ये भी स्क्वायर बन जाएगा. तो बाकी सब सही है,
ये फर्स्ट वाला ही नाम गलत है। रोटेटेड स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। हियर इज अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर हैविंग ऑल इट्स साइड्स इक्वल इन लेंथ एंड ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक स्क्वायर आपको दिया है, इसके सारे साइड इक्वल लेंथ के हैं और सारे एंगल 90 डिग्री है, जो कि स्क्वायर के अंदर होते ही है। इट इज रोटेटेड एज शोन इन फिगर। अब इसको रोटेट कर दिया गया, घुमा दिया गया, ये देखो इस तरह से कुछ कर दिया गया। इज इट स्टिल अ स्क्वायर? क्या ये अभी भी स्क्वायर है? लेट अस चेक इफ द रोटेटेड पेपर स्टिल सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जो पेपर हमने रोटेट कर दिया, यानी ये रोटेटेड वाला जो शेप है, इसमें भी वही चीज चेक करेंगे। अगर इसके सारे साइड की लेंथ इक्वल आती है और सारे एंगल 90 डिग्री के आते हैं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं। अब ये एक स्क्वायर है, इसको हम चलिए रोटेट कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसा हमने ये रोटेट कर दिया, बाकी कुछ हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ रोटेट किया, इसको घुमाया है। क्या ये अभी भी स्क्वायर है? चलिए मेजर करके देखते हैं। तो ये वाला जो साइड है इसकी लेंथ कितनी आ रही है? 46 मिलीमीटर। अब इसी तरह से ये वाला जो साइड है ये भी देख सकते हो 46 मिलीमीटर है, ये भी 46 मिलीमीटर है और ये वाला साइड भी 46 मिलीमीटर है। मतलब चारों साइड इसके इक्वल लेंथ के हैं। चलिए एंगल भी मेजर कर लेते हैं। तो इसका एंगल आप देख सकते हो ये 90 डिग्री आ रहा है, 90.2 है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली वही 90 ही हुआ। ये वाला कॉर्नर देखते हैं, ये भी देख सकते हो 90 डिग्री है। इस वाले कॉर्नर की बात करें तो ये भी 90 डिग्री और इस कॉर्नर पे भी आप देख सकते हो 90 डिग्री बनना है। तो इस फिगर के चारों साइड इक्वल लेंथ के हैं और सारे ही कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनना है, मतलब ये भी स्क्वायर है। तो क्या बात समझ में आई? अगर स्क्वायर को हम रोटेट कर दें, घुमा दें, तो उसका शेप चेंज नहीं होता, वो स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा। आर ऑल द साइड्स स्टिल इक्वल? आंसर इज यस। आर ऑल द एंगल्स स्टिल 90 डिग्री? यस। रोटेटिंग a square does not change its length and angles। तो स्क्वायर को रोटेट करने से उसकी जो लेंथ और एंगल है वो चेंज नहीं होता। Therefore this rotated figure satisfies both the properties of a square and so it is a square। तो इसीलिए ये स्क्वायर है। By the same reasoning a rotated rectangle is still a rectangle। अब इसी रीजनिंग के अकॉर्डिंग एक रोटेटेड रेक्टेंगल भी एक रेक्टेंगल ही है, यानी रेक्टेंगल को रोटेट करने से उसका शेप चेंज नहीं होता, वो रेक्टेंगल ही रहता है। अब यहाँ जो फिगर इट आउट है, चलिए उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द रेक्टेंगल एंड 4 स्क्वायर्स कॉन्फ़िगरेशन शोन इन फिगर 8.3 ऑन अ डॉट पेपर। तो ये जो 4 स्क्वायर और एक रेक्टेंगल का कॉन्फ़िगरेशन है, ये पूरा जो डिजाइन है, इसको आपको डॉट पेपर पे ड्रॉ करना है। डॉट पेपर आपके बुक के एंड में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डॉट्स है इन्हीं को कनेक्ट करके हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो जैसे हमने ये डॉट से ये एक साइड ड्रॉ कर दिया, इसी तरह से ये ऐसे नीचे की तरफ हम डॉट को कनेक्ट करते हुए एक और साइड ड्रॉ कर देंगे। फिर ये ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया और इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो देखो ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो डॉट्स को कनेक्ट करके हमको इस तरह से रेक्टेंगल बना लेना है। अब हमको 4 स्क्वायर्स बनाने हैं, लेकिन स्क्वायर की लोकेशन कहाँ है उसको ध्यान दो। तो आपको पता चलेगा कि चारों जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल के हर एक कॉर्नर से सेम डिस्टेंस पे हैं। जैसे अगर इस वाले कॉर्नर की हम बात करें तो आप देखोगे इधर की तरफ जो स्क्वायर बना है वो कैसा है, इस कॉर्नर से थोड़ा लेफ्ट साइड में है और थोड़ा सा ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, इस कॉर्नर से ऐसे चलते हैं तिरछा इस वाले पॉइंट पे और यहाँ पर हम स्क्वायर ड्रॉ कर देते हैं। इसी तरह राइट वाले के साथ करेंगे कि राइट वाला जो स्क्वायर है वो देख सकते हो इस वाले कॉर्नर से थोड़ा ऊपर की तरफ और थोड़ा राइट साइड है। तो इस कॉर्नर से ऐसे हम तिरछा चलेंगे और यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, ये जो रेक्टेंगल और स्क्वायर का साइज है अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि जितनी डॉट मैंने करेक्ट की उसी हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। और बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हो तो और बड़ा कर सकते हो, ठीक है। डॉट को कनेक्ट करके ही ड्रॉ करना है, मेन चीज़ ये है। इसी तरह से स्क्वायर को भी और बड़ा ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आपने ये इस तरह से ड्रॉ कर दिया तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ऐसा कोई साइज हमको दिया नहीं है। फिर नीचे वाले स्क्वायर की बात कर लें, ये अगर राइट साइड जो नीचे की तरफ है तो इसमें देख सकते हो इस वाले कॉर्नर से थोड़ा नीचे और थोड़ा राइट में है जो बुक में आपके स्क्वायर बना है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर से ऐसे तिरछा चलेंगे यहाँ पर, तो ये एक स्क्वायर बन गया। इसी तरह से यहाँ पर ऐसे तिरछा चलेंगे तो इधर एक स्क्वायर बन गया। तो ऐसी ही कुछ फिगर बनी है और वो हमने ड्रॉ कर ली। वॉट डिड यू डू टू रिक्रिएट दिस फिगर सो दैट द 4 स्क्वायर्स आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली अराउंड द रेक्टेंगल। अब आपने इस फिगर को रिक्रिएट करने के लिए, यानी जैसा बुक में दिया वैसा ड्रॉ करने के लिए ऐसा क्या किया कि जो 4 स्क्वायर है वो बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस किए गए हैं रेक्टेंगल में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे रेक्टेंगल है उससे सेम डिस्टेंस पे, यानी जो डायगोनल यूनिट है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा,
वहां पर ऐसे स्क्वायर बना दिया। इसी तरह से यहां थोड़ा तिरछा जाके वो बना दिया। तो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद स्क्वायर को सेम डिस्टेंस पे ड्रॉ किया, तो इस तरह से वो एक सिमेट्रिक फिगर बन गई। डिस्कस विद योर क्लासमेट, तो सिंपल इसको डिस्कस करना है, कोई आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने बता दिया कि रेक्टेंगल के हर एक कॉर्नर से सेम डिस्टेंस पे मैंने स्क्वायर्स को ड्रॉ किया है, तो इसलिए वो ऐसा लग रहा है कि सारे स्क्वायर एक ही तरीके से प्लेस किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई इफ देयर आर एनी स्क्वायर्स इन दिस कलेक्शन, यूज मेजरमेंट्स इफ नीडेड। अब आइडेंटिफाई करो, पहचानो कि क्या यहां पर जो कलेक्शन दिया है इसमें कोई स्क्वायर है क्या। अगर मेजरमेंट करने की जरूरत पड़े तो आप मेजरमेंट भी कर सकते हो। तो स्क्वायर हम कैसे पहचानेंगे, दो चीज हमको देखनी पड़ेगी। एक तो ये कि क्या सारे साइड आपस में इक्वल हैं, और क्या हर कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनना है। अगर ये दोनों कंडीशन किसी शेप के अंदर आ रही है तो हम कह देंगे वो स्क्वायर है। अब यहां पर हम कैसे पता करें, एक तो ये है कि यहाँ स्केल से लेंथ मेजर कर लिया, एंगल मेजर कर लिया, लेकिन बिना मेजरमेंट के भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो शेप बने हैं वो डॉट ग्रिड पे बना है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको डॉट ग्रिड यानी जो डॉट पेपर है उसके बारे में बताता हूं। तो पहले उसके बारे में थोड़ी चीजें जान लोगे तो फिर वहां से आप लेंथ को मेजर करना हुआ, एंगल मेजर करना हुआ, वो कर सकते हो। अब जैसे ये एक डॉट है और ये दूसरी डॉट है, ये एक डॉट हो गई और ये एक डॉट हो गई, ये 4 डॉट्स मैंने लगा दी। तो दो अगल बगल वाली डॉट जो कि हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम होती है। तो जैसे ये दो डॉट को हम ऐसे कनेक्ट कर दें तो ये जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है ये इक्वल होगी। तो जैसे इसको हम 1 यूनिट मान लेते हैं तो ये भी क्या होगा, 1 यूनिट होगा। यानी जो डॉट पेपर पे डॉट्स लगी है ना, कोई दो अगल बगल वाली डॉट को ऐसे कनेक्ट कर दो या फिर ऊपर नीचे कनेक्ट कर दो, उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। अब डॉट को हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये तिरछा इस तरह से, लेकिन ये वाली जो लेंथ है जो कि मैंने ब्लू कलर से बनाई है ये 1 यूनिट की नहीं है, उससे थोड़ा ज्यादा होती है, देखने से भी आपको लग रहा होगा। तो इसको जैसे हम 1 डायगोनल यूनिट मान लेते हैं, तो 1D से मैंने शो कर दिया। तो ये इतनी बात हो गई। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली लाइन के बीच में अब किसी पॉइंट से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जा रही है और इसी पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जा रही है तो उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा, उससे पहले ये जान लो कि अगर जैसे इस डॉट को भी मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं और ये वाले को भी कनेक्ट कर दूं तो ये रेड कलर से बना है, ये स्क्वायर शेप है। तो जैसे यहाँ डॉट पेपर में देख सकते हो, ऐसे मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इसको ऐसे, तो ये स्क्वायर शेप बन गया। और स्क्वायर के कॉर्नर पे 90 डिग्री बनता है, तो यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी उसी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, लेटी हुई लाइन और ऐसे खड़ी वाली लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी तो ये 90 डिग्री ही बनाएगा हमेशा। इसी तरह से जो डायगोनल वाली लाइन है यानी ऐसे तिरछी वाली लाइन, उसके और इस स्क्वायर के साइड के बीच में जो एंगल बनेगा, जैसे ये वाला एंगल ये 45 का होगा। इसी तरह से ये डायगोनल वाली लेंथ और ये यूनिट वाली लेंथ, इसके बीच में यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनेगा, तो दोनों मिला के 90 हो गया कि नहीं। तो 4 डॉट को हमने कनेक्ट किया, कॉर्नर में 90 डिग्री बन जाएगा। जो डायगोनल यूनिट बनेगी उसमें और स्क्वायर के किसी एक साइड के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री का होगा। अब यहाँ एक चीज़ और मेरे को बताओ कि जैसे मैंने ये 3 डॉट लगा दी और ये डॉट लगा दी, इसको यहाँ से मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो ये जो ड्रॉ किया है क्या ये डायगोनल यूनिट है? चलो देखते हैं। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं और इसको आपस में से कनेक्ट कर दूं, ये ज्वाइन कर दिया, तो देख सकते हो इस स्क्वायर का डायगोनल नहीं बनना है। जैसे ये स्क्वायर है ना, तो डायगोनल कैसे बनता है, ये ऐसे इस तरह से बनता है, तो ये नहीं बनना है, बल्कि ये और आगे तक जा रहा है। अगर इसको भी कनेक्ट कर दूं तो एक रेक्टेंगल का डायगोनल बनना है, तो इसको हम 1 डायगोनल यूनिट नहीं मानेंगे। तो डायगोनल यूनिट ये वाली होगी, जहां स्क्वायर बनेगा वहां एक डायगोनल यूनिट बनेगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी भी पॉइंट से, जैसे हमने ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, तो इससे तिरछा जाने पे सबसे करीब पॉइंट कौन सा मिलेगा? भाई ये तो तिरछा नहीं जा रहा, सीधा ऊपर जा रहा है, ये तो बिल्कुल ऐसे जा रहा है। अगर हम स्लांटिंग वे में चले, थोड़ा तिरछा चले, तो सबसे करीब ये वाला पॉइंट मिलेगा, ना कि ये वाला। तो ये वाला डायगोनल यूनिट नहीं होगा, इससे करीब ये वाला पॉइंट है, तो ये डायगोनल यूनिट हो गया। तो जो हम शेप ड्रॉ करते हैं ना, तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन्स या वर्टिकल लाइन या फिर इस तरह से डायगोनल लाइन का यूज करते हैं। तो ये तीनों चीज मैंने आपको बता दी। अब एक और चीज आप मेरे को बताओ कि जैसे मैंने ये 3 डॉट और यहां लगा दी और इसको कनेक्ट करके मैंने शेप बनाया कोई, तो बताओ ये शेप कैसा है? अब देखो यहां से यहां तक ये 2 डॉट जो मैंने कनेक्ट की, ये कितना है? हॉरिजॉन्टल वे में कनेक्ट की अगल बगल वाली, तो ये 1 यूनिट हो गया। इसी तरह से यहां तक ये इतना भी 1 यूनिट हो गया। तो टोटल ये जो पूरा है वो कितना हो जाएगा? 2 यूनिट लेंथ हो जाएगी। इसी तरह से इस डॉट और ठीक नीचे वाली डॉट, इसके बीच में क्या डिस्टेंस है? मैंने बताया 1 यूनिट की है। फिर इसके और इसके बीच में बिल्कुल हम वर्टिकल जा रहे हैं, तो मैंने बताया आपको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जाओ या वर्टिकल जाओ, जो अगल बगल वाले पॉइंट है उसके बीच में 1 यूनिट की डिस्टेंस है। तो यहां से यहां तक पूरा क्या हो गया? 2 यूनिट हो गया।
तो आप देख सकते हो इस शेप की जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो दोनों ही 2 यूनिट है। तो साइड तो आपस में इक्वल आ गए। बाकी मेजर कर सकते हो, ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, तो सारे साइड आपस में इक्वल हो गए। अब एंगल की बात कर ले तो आपको मैंने क्या बताया कि कोई भी पॉइंट है इससे वर्टिकल चले और हॉरिजॉन्टल चले तो उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे भी बन सकता है कि ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल, तो यहां भी 90 डिग्री बनेगा। ये नीचे की तरफ वर्टिकल आपने ड्रॉ कर दिया, इधर हॉरिजॉन्टल, तो ये 90 डिग्री बनेगा। ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल, तो यहां भी 90 डिग्री बनेगा। मतलब किधर भी आप चले जाओ हर जगह पर ये 90 डिग्री ही बनेगा। तो इस शेप में आप देख सकते हो यहां पर 90 डिग्री बनेगा, यहां भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच में 90 डिग्री। इसी पॉइंट पे ऊपर की तरफ ये वर्टिकल जा रहा है, इधर हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो इसके बीच में 90 डिग्री और यहां भी 90 डिग्री बनेगा। तो सारे एंगल 90 डिग्री, मतलब ये स्क्वायर है। अच्छा, अगर मैं ऐसा कुछ बना दूं कि ये डॉट को ऐसे डायगनली तिरछा में कनेक्ट कर दूं, इसी तरह यहां से ये ऐसे तिरछा कनेक्ट कर दूं, इधर से ये ऐसे डायगनल, ये ऐसे, तो ये जो शेप बना है ये क्या है? क्या ये स्क्वायर है? तो चलो देखते हैं। देखो इस पॉइंट से ऐसे डायगनल गए हम, तो मतलब ये 1 डायगनल यूनिट हो गया। इसी तरह से अगर इधर से इधर गए तो ये भी क्या है? 1 डायगनल यूनिट है। इससे इधर तिरछा गए तो जस्ट अगल बगल वाले पॉइंट को ही हमने कनेक्ट किया है, जो डायगनली जा रहे हैं, तिरछा जा रहे हैं, तो 1 डायगनल यूनिट। फिर ये डॉट को ऐसे हमने तिरछा कनेक्ट कर दिया तो ये भी 1 डायगनल यूनिट हो गया। तो सारे साइड तो इक्वल आ गए। अब चलिए एंगल की बात कर लेते हैं। अगर इसको हम ऐसे कनेक्ट कर दें तो ये देखो एक स्क्वायर बन गया कि नहीं। और अभी मैंने आपको बताया कि ये जो रेड कलर से डायगनल है और स्क्वायर का साइड, इसके बीच में 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां से यहां तक ये हो जाएगा 45 डिग्री। इसी तरह से अगर यहां भी डॉट को कनेक्ट करके मैं एक स्क्वायर बना दूं तो ब्लू कलर से स्क्वायर का साइड और रेड कलर से डायगनल, तो ये अगर ये इतने की बात कर लूं तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब इस कॉर्नर पे 90 डिग्री बनेगा। इसी तरह से इस वाले कॉर्नर की बात कर लें तो यहां भी आपको एक स्क्वायर ऐसे ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ मिलेगा। तो डायगनल और स्क्वायर का साइड जो कि ब्लू कलर से है इसमें 45 डिग्री, इसी तरह से स्क्वायर का साइड रेड कलर वाला और ब्लू कलर वाला जो डायगनल है ये 45 डिग्री। तो दोनों मिला दोगे टोटल यहां से यहां तक तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब इस कॉर्नर पे यहां 90 डिग्री बनना है। इसको अगर हम ऐसे कनेक्ट कर दें तो ये इतना 45 और ये इतना 45, तो पूरा यहां से यहां तक 45 + 45 दैट इज 90 डिग्री। इसी तरह नीचे भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा। तो मतलब ये जो मैंने बनाया है वो एक स्क्वायर है। अब यहां पर बताओ, अगर मैं इस डॉट को ऐसे यहां कनेक्ट कर दूं और इसको यहां कनेक्ट कर दूं तो क्या यहां पर 90 डिग्री बनना है? देखो अगर इसको हम यहां ऐसे कनेक्ट करें और इधर ऐसे कनेक्ट करें तो आपने देखा कि ये पूरा 90 डिग्री बनना है। लेकिन ये जो रेड वाला है ये तो और कम खुला है, थोड़ा दबा हुआ है, मतलब ये 90 से कम होगा। तो कोई शेप अगर उसका कॉर्नर इस तरह से कुछ दिखेगा तो वो 90 डिग्री नहीं होगा। कितना है वो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो 90 डिग्री नहीं है। इसी तरह से अगर कैसे भी चला जाए, जैसे बिल्कुल बगल से ये वाली डॉट के होते हुए निकल जाए, इसी तरह यहां भी ऐसे डॉट से बगल से निकल जाए, बिल्कुल उसको टच करके नहीं जा रहा है, तो 90 नहीं बनेगा, उससे कम ही रहेगा। क्योंकि 90 कब बनेगा? जब एग्जैक्टली ये डॉट कनेक्ट होगी आपस में। इसी तरह से अगर कोई लाइन ये ऐसे थोड़ा सा डॉट से ऊपर से निकल जाए, इसी तरह ये वाले से ऐसे ऊपर निकल जाए, तो ये जो एंगल होगा ये 90 नहीं होगा, 90 से ज़्यादा होगा। क्योंकि 90 कब बनेगा? जब ये दोनों डॉट ऐसे कनेक्ट होगी, ये डायगनल वाली, तो यहाँ 90 बनेगा। रेड वाला तो और ज़्यादा खुला है, मतलब वो 90 से ज़्यादा होगा। तो ये बेसिक आइडिया आपको लग गया कि कैसे हम पहचानेंगे कि 90 डिग्री बनना है कि नहीं बनना है कॉर्नर पे। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो ए वाले की बात कर लें। पहले साइड देखो, यहाँ देखो जो लेंथ जा रही है वो डायगनली जा रही, तिरछा जा रही है। तो अगर ये डॉट मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं तो आप देख सकते हो स्क्वायर है, और स्क्वायर में ये तिरछा क्या होगा? डायगनल होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 डायगनल यूनिट, 2 डायगनल यूनिट, 3, 4। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ आ गई वो कितनी हो गई? 4 यूनिट की हो गई। इसी तरह से अगर इधर चले तो 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ भी 4 यूनिट हो गया। इधर चलो 1, 2, 3, 4, यानी हर 2 पॉइंट के बीच में 1 डायगनल यूनिट होगी। हाँ सॉरी, ये देखो यूनिट नहीं बल्कि डायगनल यूनिट, जिसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डी लिख दिया है, मतलब तिरछी वाली जो लाइन है उसकी यूनिट मैं बता रहा हूँ। तो ये भी 4 डायगनल यूनिट हो गया। इसी तरह से ये 2 पॉइंट कनेक्ट किया हमने, 1 डायगनल यूनिट, 2, 3, 4, तो यहाँ भी 4 डायगनल यूनिट। तो चारों साइड आपस में इक्वल आ रहे हैं। एंगल भी हमको मेजर करना होगा, तो चलो अब एंगल की बात कर लेते हैं। तो अब बताओ यहाँ पर इस कॉर्नर पे क्या एंगल बनना होगा?
तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जैसे मैंने ये डॉट को कनेक्ट करके एक स्क्वायर बना दिया, तो डायगोनल और इस स्क्वायर के साइड के बीच में कितना एंगल बनता है, 45 डिग्री का। तो इधर बन जाएगा 45 डिग्री। इसी तरह से हम इधर भी तो स्क्वायर बना सकते हैं। यहां भी देख सकते हो ये इतना कितना होगा, डायगोनल और स्क्वायर के साइड के बीच में ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल यहां से यहां तक 45 प्लस 45 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये बन गया 90 डिग्री। इसी तरह आप इस वाले कॉर्नर पे देख लो, यहाँ क्या एंगल बनना है। तो यहाँ जैसे मैंने एक स्क्वायर बना दिया और ये नीचे की तरफ स्क्वायर बना दिया, तो डायगोनल और स्क्वायर के साइड ये 45 हो जाएगा, डायगोनल और स्क्वायर का साइड ये 45 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनना है। इसी तरह यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, आप देख सकते हो। तो सारे साइड आपस में इक्वल आ गए, सारे एंगल 90 डिग्री हैं, तो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो हाँ भैया, ए वाला तो स्क्वायर है। अब बी वाली फिगर की बात कर लेते हैं। इसकी साइड की लेंथ हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ डॉट्स कनेक्ट नहीं है। अगर सिंपल ये दो डॉट ऐसे कनेक्ट होती तो ये वन डायगोनल यूनिट हो जाता, लेकिन ये वाली डॉट से जो लाइन निकल रही है वो इस वाली डॉट तक जा ही नहीं रही, वो ऐसे जा रही है, फिर यहाँ बीच से निकल जा रही है। तो हम यहाँ पर लेंथ नहीं बता सकते। तो डॉट कनेक्ट नहीं हो रही तो एंगल नहीं फाइंड कर सकते। लेकिन क्या ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ भैया 90 डिग्री बनना है कि नहीं बनना, तो वो आइडिया लग जाएगा। कैसे लगेगा? अभी हमने देखा कि जैसे इस डॉट से हम डायगोनल इधर की तरफ चले, इधर की तरफ चले, तो बीच में बनना है 90 डिग्री। यहां पर देखो, अगर हम ऐसे आते इस डॉट को कनेक्ट कर देते, इसी तरह से ये वाली डॉट पे कनेक्ट होता तो बनता 90 डिग्री। अभी देख सकते हो ये जो लाइन है वो इस वाली डॉट तक जा नहीं रहा है, उससे और पहले ही है। इसी तरह ये वाली लाइन इस डॉट को कनेक्ट नहीं हो रही है, बल्कि और अंदर है। मतलब ये जो एंगल है वो 90 से कम हो जाएगा, और अगर 90 से कम हो जाएगा तो ये स्क्वायर नहीं है। इसी तरह अगर ये वाला कॉर्नर आपने पकड़ लिया, तो अगर ये डॉट आके यहां कनेक्ट होती और ये वाली यहां कनेक्ट होती तो इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता। लेकिन देख सकते हो इधर वाले कॉर्नर से जो लाइन निकल ली वो थोड़ा सा और फैली हुई है, तो यहां पर कॉर्नर पे 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनना है। इसी तरह अगेन यहां पर देखोगे तो एंगल 90 डिग्री से कम हो जाएगा और इधर 90 डिग्री ज्यादा हो जाएगा। तो एक एंगल भी अगर 90 डिग्री नहीं है तो वो स्क्वायर नहीं होगा। यहां तो चारों ही 90 डिग्री नहीं है, तो बी वाला स्क्वायर नहीं है। अब सी वाला देखो, ये वाली डॉट आके यहां कनेक्ट होती और ये यहां कनेक्ट होती तो 90 डिग्री होता। थोड़ा सा ये ऊपर जा रही है, यानी ये डॉट से एग्जैक्ट कनेक्ट होकर ऐसे नहीं जा रही है, वरना ये ऐसे निकल जाती। अगर इस लाइन में हम सारी डॉट को कनेक्ट करें तो ये ऐसे जाएगी, लेकिन ये ऐसे नहीं जा रही है, बल्कि थोड़ा सा ऐसे ऊपर करके निकल जा रही है। इसी तरह से ये डॉट इससे कनेक्ट नहीं हो रही, थोड़ा सा और ऊपर जा रही है। तो बहुत थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होगा। तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। इसी तरह अगर इस कॉर्नर की बात कर लें तो यहां से डॉट से लाइन निकल के डायरेक्ट इसको कनेक्ट करके आगे जाती है ऐसे। इसी तरह से ये डॉट कनेक्ट करते हुए जाती तो यहाँ 90 डिग्री बनता, लेकिन ये और कम है। दोनों लाइन जो है जो डॉट से निकल रही है वो और अंदर की तरफ दबी हुई है, तो ये 90 डिग्री नहीं बनना। तो 90 डिग्री एंगल नहीं बनना, तो एंगल से हमने आइडिया लगा लिया कि सी वाला जो है वो स्क्वायर नहीं है। तो दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, सारे साइड इक्वल होने चाहिए और सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। तो अगर एंगल 90 डिग्री नहीं है तब तो स्क्वायर नहीं है, वो साइड चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई एक चीज़ इक्वल आ रही तो फिर हमको दूसरा चेक करना पड़ेगा। अब डी वाला देखो, इस फिगर को देख के ही आप बता सकते हो कि यार साइड इक्वल नहीं है, तो ये स्क्वायर नहीं है। तो इस कलेक्शन के अंदर सिर्फ ए वाला ही स्क्वायर है। थिंक, अब यहां आपको सोचने को कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू रीजन आउट इफ द साइड्स आर इक्वल और नॉट एंड इफ द एंगल्स आर राइट और नॉट विदाउट यूजिंग एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन द अबव फिगर। क्या ये मुमकिन है कि हम रीजन दे सकें कि क्या सारे साइड इक्वल हैं कि नहीं, क्या सारे एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, यानी राइट एंगल है कि नहीं, बिना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज किए? तो अभी मैंने आपको बिना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करके ही तो बताया कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। द आंसर इज यस। कैन वी डू दिस बाई ओनली लुकिंग एट द पोजिशन ऑफ कॉर्नर्स इन द डॉट ग्रिड? क्या हम सिर्फ डॉट ग्रिड पे जो कॉर्नर्स हैं उनकी पोजीशन को देख के ही बता सकते हैं क्या भैया कौन सा एंगल बनेगा, नहीं बनेगा, क्या साइड होगा? तो कॉर्नर ही देख के तो सारा एंगल हमने बताया था, यानी इतना आइडिया लग गया था कि हाँ भैया 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। बाकी एंगल हमको जानने की जरूरत नहीं, हमको तो बस इससे मतलब है एंगल 90 है कि नहीं। अगर 90 है, सारे साइड इक्वल है तो स्क्वायर, अगर 90 नहीं है तो कुछ भी हो, बाकी स्क्वायर नहीं बनेगा। तो इतना हमको ये डॉट ग्रिड से पता चल जाता है। इसीलिए मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी कि कहाँ 45 डिग्री एंगल बनेगा, कहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो उस आइडिया को यूज़ करके आप पता लगा सकते हो। बाकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। सिंपल स्केल रख के, प्रोटेक्टर का यूज़ करके एंगल और लेंथ आप बता ही सकते हो, उसमें तो कुछ कमाल की बात ही नहीं है। मेन चीज़ आपकी जानने की ये है कि बिना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किए हम कैसे पता कर सकते हैं, या अगर हमको ड्रॉ करना हो तो कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एटलीस्ट 3 रोटेटेड स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स ऑन अ डॉट ग्रिड
ड्रॉ देम सच दैट दियर कॉर्नर्स आर ऑन द डॉट्स। अब कम से कम 3 स्क्वायर और 3 रेक्टेंगल आपको डॉट ग्रिड पे ड्रॉ करने हैं इस तरह से कि उनके जो कॉर्नर है वो डॉट पे होने चाहिए। वेरीफाई इफ द स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स दैट यू हैव ड्रॉन सेटिस्फाई दियर रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज। अब वेरीफाई भी करो कि वो जो स्क्वायर और रेक्टेंगल आपने ड्रॉ किए हैं वो रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। मतलब लेंथ मेजर कर लो, एंगल मेजर कर लो। जैसे स्क्वायर में तो चारों साइड मेजर करना पड़ेगा आपको, सारी इक्वल आ रही है, सारे एंगल 90 डिग्री है तो स्क्वायर होगा। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स को मेजर करके देख लो कि क्या ये इक्वल आ रहे हैं और क्या सारे एंगल 90 डिग्री आ रहे हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। अच्छा देखो, रोटेटेड स्क्वायर बनाना है, मतलब एक तो स्क्वायर आप ऐसे सीधा बना सकते हो, ऐसे वाला नहीं, रोटेट करके थोड़ा सा तिरछा वाला ये बनाना है। तो चलो ड्रॉ करते हैं। तो रोटेटेड स्क्वायर के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, तिरछा चलेंगे डायगनल वे में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये डॉट और ऐसे हम अगर कनेक्ट कर दे तो ये डायगनल बन जाएगा। अब इसी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, लेंथ जिस साइज का हमको चाहिए होगा तो ऐसे चलेंगे। तो जैसे एक साइड ये हो गया, दूसरा ये ऐसे चलेंगे और ये हमने ऐसे कनेक्ट कर लिया। फिर ये इधर की तरफ चले 1 2 डायगनल यूनिट, 2 डायगनल यूनिट का हम स्क्वायर बना रहे हैं। इसी तरह यहाँ से ये डायगनल वे में चले तिरछा 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, तो ये एक रोटेटेड स्क्वायर बन गया। इसी तरह से चलो अब 3 डायगनल यूनिट का एक स्क्वायर बनाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करें 1, ये 2 3, एक साइड हो गया। इस तरह से ये चलेंगे इधर तो 1 डायगनल यूनिट 2 3। फिर यहाँ से डायगनल वे में देखो किधर चलेंगे, इधर चलोगे तो स्क्वायर थोड़ी ना बनेगा। इधर चलोगे तो अगेन देखो कनेक्ट करोगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। नीचे की तरफ चलोगे तो कहाँ जाओगे तो भी स्क्वायर नहीं बनेगा। तो आपको आइडिया लग जाएगा किधर जाना है। तिरछा जाना है तो इधर जाएंगे, किधर जाएंगे, इधर ही जाएंगे। तो ये 1 हो गया डायगनल यूनिट, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसी तरह इस पॉइंट से कहाँ जाएं, ऊपर जाएं तो स्क्वायर नहीं बनेगा, इधर जाएंगे तो स्क्वायर नहीं बनेगा, ऐसे जाएंगे तो स्क्वायर नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, इसी को कनेक्ट करने बनेगा ना। अब चलो 4 डायगनल यूनिट का एक स्क्वायर बनाते हैं। तो इधर से चले किधर चलें, ऐसे करेंगे तो ये सीधा वाला बन जाएगा। हमको रोटेटेड बनाना है तो तिरछा चलें, ऐसे चले हम, ये ऐसे जाते हुए ये 1 2 3 4। फिर यहाँ से चले, ऐसे चलेंगे तो स्क्वायर जैसा तो कुछ बनेगा नहीं। किधर चले, देखो यहाँ से अपने बगल वाले डॉट को कनेक्ट करना है तो ऊपर नहीं जा सकते। इधर जाओगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा। नीचे की तरफ आओगे तो ये ट्रायंगल जैसा बन जाएगा। तो आपको इधर ही जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब लास्ट वाला साइड तो जस्ट इसको कनेक्ट कर दो तो ये स्क्वायर बन गया। तो 3 स्क्वायर हमने ऐसे बना लिए। देखो और भी तरीके से स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन आपको वो मैं नहीं सिखा रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। इसी तरह से चलो 3 रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी रोटेटेड होना चाहिए। तो अब यहाँ चारों साइड इक्वल नहीं होगा, वही डायगनल वे में चलेंगे। जैसे हम ये चले 1 2, तो ये हो गया। अब 2 यूनिट का हमने लेंथ लिया तो ब्रेथ हम 1 यूनिट का ले लेते हैं। तो ये बस 1 यूनिट और ये 1 2 और ये, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब चलो 3 यूनिट लेंथ का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से चले 1 2 3 और 2 यूनिट का ब्रेथ ले लेते हैं, यानी विड्थ 1 2। फिर ये 1 2 3, ये लेंथ है तो ये 3 यूनिट हो गई। अब इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ये भी एक रेक्टेंगल हो गया। 3 बनाना तो चलो एक और बना लेते हैं। यहाँ पर 4 यूनिट का हम लेंथ ले लेते हैं, यानी 4 डायगनल यूनिट 1 2 3 4 और 2 डायगनल यूनिट का हम विड्थ ले लेते हैं। तो 1 2, ये इस तरह से हमने ये कनेक्ट कर दिया और ये, तो ये 3 रेक्टेंगल्स भी हमारे ड्रॉ हो गए। यहां भी आप छोटा बड़ा कैसे भी कर सकते हो। अब इसमें आपको वेरीफाई भी करना था कि जो स्क्वायर और रेक्टेंगल आपने ड्रॉ किए हैं वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सिंपल आप मेजरमेंट कर लेना, मतलब जैसा मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाया। इसे स्क्वायर की बात कर ले कि ये तीनों जो स्क्वायर हमने बनाए हैं हर एक की आप लेंथ मेजर कर लेना और देख लेना कि क्या सारी लेंथ आपस में इक्वल आ रही है हर स्क्वायर की। और हर स्क्वायर के जो कॉर्नर उस पर एंगल मेजर कर लेना कि क्या सारा एंगल 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। अगर है तो वेरीफाई हो जाएगा वहाँ से। इसी तरह रेक्टेंगल की बात कर लें तो जो अपोजिट साइड्स आमने सामने वाले उनकी लेंथ मेजर करके देख लो क्या इक्वल आ रही है और कॉर्नर पे क्या 90 डिग्री बनना है। अगर बनना है तो वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से ड्रॉ करने के बाद आप वेरीफाई कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है,
फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा। उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।